अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मुल्क जिसे 5 महीने पहले तबाह करने की भरपूर कोशिश की गई, आज वो मुल्क एक ऐसा काम करने जा रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बराबर होगा, बल्कि उससे भी ऊपर चला जाएगा। ईरान ने ऐलान किया है कि जो भी जहाज हुर्मुज़ के समंदर से गुजरेगा उसे अपने सामान की कीमत का 7% ईरान को देना होगा। जी हां, और इसका मतलब पता है क्या है आपको? इसका मतलब है रोजाना तकरीबन $450 मिलियन और साल का $100 अरब से भी ज्यादा। अब जरा रुक कर इस नंबर को समझिए दोस्तों। $100 अरब, ये वो रकम है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, वो पूरे साल में मुश्किल से कमा पाती है। और ईरान ये कमाएगा एक भी तेल का कतरा जमीन से निकाले बगैर, एक भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर, किसी को तनख्वाह दिए बगैर, यानी बगैर किसी कीमत के, सिर्फ उस समंदर का दरवाजा कंट्रोल करके, यानी दरवाजा खोलेगा, बंद कर देगा और उससे वो इतनी रकम कमाएगा। और इस वीडियो में और बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यानी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजराइल के जासूस पकड़े गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं आपके आगे चल के आपको दूंगा। और उस शख्स के पास, अब आप हैरान हो जाएंगे कि जो बच्चों का एक इदारा है OHDA, उसके हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। एक और बमशल आपको दूंगा इस वीडियो में आपको नाज़रीन। खुद ट्रंप के अपने लोग उसको अंधेरे में रख रहे थे। एक और खबर सामने आई है, वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर ब्रेक की है कि उसके अपने ही कैबिनेट के मेंबर्स ट्रंप की आंखों पर पट्टी बांधे हुए। तो आइए नाज़रीन आगाज करते हैं। और हां, एक बात आप जानते हैं कि इस तरह का मवाद, इस तरह का कंटेंट कहीं और मिलने वाला नहीं होता। सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन प्रेस कर देना है ताकि आप अगली अहम वीडियो मिस ना करें। फेसबुक पर आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता हूं और आपसे लाइव बात किया करता हूं, आपकी कॉल्स लाइव लेता हूं और बहुत कुछ होता है जो मेरी अपनी जिंदगी के मुतालिक वहां पर मैं शेयर करता रहता हूं आपसे। तो वहां पर आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, फेसबुक पर आपने सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले मैं आपको उस तारीखी जीत की कहानी सुनाता हूं। हुर्मुज़ लेटर ने और बहुत सी और भी एजेंसीज ने खबर ब्रेक की है कि ईरान ने ऐलान किया है कि हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर तिजारती जहाज पे 7% यानी 7% टोल लगेगा। और समझिए टोल क्या है? टोल वो पैसा जो आप किसी रास्ते से गुजरने के बदले देते हैं, जैसे मोटरवे पे, टोल प्लाजा पे आप पैसे देते हैं ना, वैसे। लेकिन यहां पर ये टोल जो है वो एक ऐसी रकम नहीं है जो कि नॉर्मली ली जाती है। मैं आपको बताता हूं, ये पूरे सामान की कीमत का 7% है। मोटरवे पे तो ये होता है ना, आपकी गाड़ी जो है अगर फलां इंटरचेंज से चढ़ी और फलां इंटरचेंज पर उतर रही है तो इतने पैसे लगेंगे, नहीं। यह है कि सामान कितना लेकर जा रहे हो उसका 7%। इसको मिसाल देकर समझाता हूं आपको। एक बड़ा तेल का जहाज है जिसे VLCC कहते हैं, वो 20 लाख बैरल तेल लेकर जाता है। अब 20 लाख आपने जहन में रखना है। उस एक जहाज से तकरीबन जो है वो $11 मिलियन मिलेंगे। सिर्फ एक जहाज की बात कर रहा हूं। और अब सबसे अहम नुकता, इस पैसे को कमाने में ईरान का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। उसने ना तेल निकाला, ना कोई चीज बनाई, ना कोई माल बेचा। उसने सिर्फ एक रास्ते को कंट्रोल किया। इसलिए इस पैसे का तकरीबन 97%, 97% जो है वो पूरे का पूरा सिर्फ मुनाफा है। और इसकी गहराई जरा समझिए एक और मिसाल से। दुनिया में एक मशहूर कैनल है जिसको हम स्विस कनाल कहते हैं, नहर कहते हैं, जहां से दुनिया की बहुत बड़ी तिजारत गुजरती है। बाय द वे, उस कनाल ने अपनी पूरी तारीख में एक साल में ज्यादा से ज्यादा $10 अरब कमाए हैं। और हुर्मुज़ का जो ये टोल है स्विस से 15 से 20 गुना ज्यादा है। यानी ईरान एक ही झटके में दुनिया के सबसे मुनाफा बख्श रस्तों में सबसे आगे निकल जाएगा। और ये रकम ईरान की पूरी मईशत का 1/3 से भी ज्यादा बनती है। ये एक और अहम चीज है। एक मुल्क जिस पे सालों से पाबंदियां लगी रही, जिसका तेल बेचना मुश्किल कर दिया गया, वही मुल्क अब उस समंदर से सोना निकाल रहा है दोस्तों। और अब सवाल यह है कि यह पूरा एग्रीमेंट आखिर है क्या? ये पूरा एक मुआहदा हुआ है ना, ये क्या है? ये भी तो जानना आप लोगों के लिए मेरा हक है कि मैं आपको बताऊं। ड्रॉप साइट न्यूज बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने रॉयटर्स के हवाले से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आपने ये चंद मिनट और मेरे साथ रहना है, आप समझ जाएंगे कि डील पूरी है क्या नाज़रीन।
بات ایسی ہے کہ جنگ کے بعد جون میں ایک عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے اس میں طے ہوا تھا کہ ہرمز کے نظام کا فیصلہ ایران اور عمان مل کر کریں گے، اور اب ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ بن رہا ہے۔ اس معاہدے میں جو جہاز اندر آئیں گے ان پہ ایران کا کنٹرول ہوگا، اور ایران چاہتا ہے کہ جہاز دونوں طرف اس کے اپنے پانیوں سے گزرے، یعنی آنے والے بھی اور جانے والے بھی۔ لیکن یہاں پر نا ایک تھوڑا سا پیچ ہے، فیس پہ سب کی رائے الگ ہے کہ فیس کیا ہوگی، کتنی ہوگی۔ ایران چاہتا ہے کہ 5 سے 7%، عمان کہتا ہے صرف 3%، ایک فلیٹ، اور امریکہ کہتا ہے بھائی کوئی فیس ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں، کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایسے سمندری رستوں پہ ٹول نہیں لگایا جا سکتا، ہاں صرف کچھ خدمت کے بدلے یعنی سروسز کے بدلے سروس فیس لی جا سکتی ہے، جیسے جہاز کو رستہ دکھانا یا اس کی حفاظت کرنا۔ اس لیے ایران اس کو ٹول نہیں کہہ رہا، ایران بھی سمجھدار ہے، وہ اس کو سروس فیس کہہ رہا ہے۔ اور اس سے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے حق میں بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور یہ اس امریکہ کے برسوں پرانے موقف کی بالکل الٹ ہے جو ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ ایران کا اس سمندر پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ خود ایران کے حکام نے کہا ہے کہ ہرمز تب تک پوری طرح نہیں کھلے گا جب تک امریکہ اپنی سمندری ناکہ بندی نہ ہٹا لے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلاکیڈ بھی لگا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی جو چابی ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور اب ایک اور موڑ آتا ہے جو اس پوری کہانی کو اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ایک طرف ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، امریکہ اور ایران ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل نے بھی اپنا پاؤں جو ہے وہ اس ڈیل کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی بھی ڈیل کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ نیتن یاہو نے ابھی ویڈیو آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، ایک ویڈیو پیغام میں صاف کہا ہے کہ اسرائیل کا وجود کسی مذاکرات کا موضوع نہیں ہونا چاہیے ڈیل کے ساتھ۔ یہ ڈیل یعنی ڈیل کے ساتھ یا ڈیل کے بغیر میں پرعزم ہوں کہ ہم ہر طرح سے ایران کو ہٹ کریں گے، ہم وہ سب کریں گے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا۔ یہ اس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی بیسیکلی اسرائیل ہر طرح سے شرارت کرنا چاہتا ہے، وہ لڑائی سے باز نہیں آنا چاہتا۔ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی ڈیل ہو جائے، اسرائیل نہیں رکے گا، اب وہ ایران پہ اپنے حملے جاری رکھے گا۔ یعنی ایک طرف ایک ملک جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کا اپنا اتحادی اسرائیل جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کا ایک اور بھی ثبوت ہے۔ اور اس اعلان کے بعد ٹرمپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اور اب میں آپ کے سامنے ایک اور بامشل نیوز لے کر آیا ہوں دوستو۔ اس نیوز کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آپ کو اس نیوز سے پتا چلے گا کہ اسرائیل کہاں کہاں گھسا ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کا ایک جاسوس ہے۔ یہ خبر ڈراپ سائٹ نے ہی دی ہے، اور یہ ہیک ہوئی ہے، جو ای میلز ہیک ہوئی ہیں نا ان سے خبر سامنے آئی ہے۔ بات ایسی ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے یاہاو لیشنر، نام یاد رکھیے گا، یہ پہلے اسرائیل کا سفارتکار تھا، پھر یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے میں شامل ہو گیا، وہاں نوکری لے لی، اور ای میلز دکھاتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر رہ کر یہ شخص اسرائیل کو خفیہ معلومات بھیجتا رہا ہے۔ اب سمجھیے کتنا سنگین ہے۔ اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا کے ملکوں کا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اصول صاف کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی ملازم کسی ایک ملک کو اندر کی معلومات نہیں دے سکتا، لیکن یہ شخص بار بار ایسی دستاویزات بھیجتا رہا ہے جن پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے، یہ صرف اسرائیلی حکام کے لیے، یعنی یہ اتنی خفیہ تھی کہ انہیں آگے بھیجنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس نے کیا بھیجا، یہ بھی سوچنے والی بات۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر میٹنگز کی تفصیلات، غزہ کی تحقیقات کی پہلی سے خبر دے دینا کہ کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان رپورٹس کی وارننگ جو اسرائیل کے خلاف آنے والی تھی اقوام متحدہ کے اندر۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ شخص آج یونائٹڈ نیشنز کے بچوں کے سب سے بڑے ادارے یونیسیف کے واشنگٹن دفتر کا ڈائریکٹر بھی، یعنی جو شخص ایک ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، اور ملک بھی وہ جو سب سے زیادہ سب سے بڑا بچوں کا قاتل ہے، آج دنیا کے بچوں کی خدمت کے ایک اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب ڈراپ سائٹ نے ان سب سے ان کا موقف پوچھا تو کسی نے بھی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اور اب ناظرین میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو ہمارے انڈیا کے ناظرین کے لیے ہے، خیر پاکستان کے ناظرین کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیا نے کیا کیا اس پورے معاملے کے اندر، کیونکہ اکثر انڈیا دور رہا ہے اس پورے کانفلکٹ سے۔ یہ آپ کو لگتا ہے، ایسا ہے نہیں، انڈیا انتہائی قریب رہا، انڈیا الجھا رہا ہے اس کانفلکٹ کے اندر۔ میں یہ مشرق وسطیٰ کے کانفلکٹ کی بات کر رہا ہوں دوستو۔ تجزیہ کار ہے پیٹریشیا میرنز،
उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। वो कहती है कि एमनेस्टी, बल्कि बेसिकली तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की खबर है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो दुनिया का एक मोतबर इदारा माना जाता है, अक्टूबर 2023 से, अब आपने डेट याद रखनी है, अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 तक इंडिया से इजराइल को 2596 हथियारों की तरसीलात गई हैं। 2596, 3000 के आसपास शिपमेंट्स। इनमें क्या था? इनमें था छोटे हथियारों के पुर्जे, धमाका खेज माल के पुर्जे और फौजी गाड़ियों के पुर्जे। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये हथियार सिर्फ इजरायली कंपनियों ने नहीं भेजे, ये जो इंडिया में काम करती हैं, बल्कि मैरिन्स के मुताबिक खुद इंडिया की सरकारी कंपनियों ने ये हथियार इजराइल भेजे थे। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि कोई भी हथियार इंडिया से बाहर सरकार की इजाजत के बगैर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि मोदी गवर्नमेंट इसमें शामिल थी, यानी हर शिपमेंट के लिए इंडिया की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने खास मिलिट्री एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किया। अब इंडिया की हुकूमत यह कहती है कि उसका निजाम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है, यानी हमने जो भी किया बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक किया। लेकिन एमनेस्टी का सवाल है, वो कानून पे सवाल नहीं उठा रहा। एमनेस्टी का सवाल जो है वो इखलाकी जिम्मेदारी पर है कि जब पूरी दुनिया गजा में जो तबाही हो रही थी उस पर आवाज उठा रही थी, तो उस वक्त इंडिया ये हथियार क्यों भेज रहा था। और मैरिन्स भी कहती है, पैट्रिशिया मैरिन्स कहती है कि अब इंडिया और इजराइल की ये दोस्ती और गहरी हो गई है इसके बाद। नाज़रीन, और आपके सामने है कि तभी ईरान कितना दूर हो गया है भारत से। लेकिन चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वक्त निकाला है इस वीडियो के लिए, अपने कीमती वक्त में से इस वीडियो को वक्त दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक और बॉम्बशेल आपके सामने रखूं। एक ऐसी खबर जो कि बहुत ही ब्रेकिंग खबर है। खुद ट्रंप की अपनी कैबिनेट उसको धोखा दे रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खास रिपोर्ट अभी सामने आई है कि ट्रंप को उसके अपने लोगों ने अंधेरे में रखा हुआ था। बात कुछ यह है कि पिछले हफ्ते कैंप डेविड में कैबिनेट की मीटिंग होती है। आपको पता है कि सदर जो है वो हर साल गर्मियों में छुट्टियां मनाने कैंप डेविड जाता है। कैंप डेविड में कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें ट्रंप अपने वजीर दिफा पीट हेगसेथ पे बरस पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप को अब पता चला है कि अमेरिका के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था, खबर दी थी आपको कि गोला बारूद मिसाइल खत्म हो चुके हैं। ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी फौज का सरबराह है, लेकिन उससे भी यह नहीं बताया गया कि उसकी अपनी फौज के पास मिसाइल खत्म हो चुके हैं। और ट्रंप ने कहा है कि उसे लगा था कि यह मसला पहले ही हल हो चुका है, लेकिन अब पता चला है कि सूरत हाल बहुत संगीन है। और हेगसेथ ने क्या किया? उसने अपना इल्जाम अपने नायब स्टीफन फीनबर्ग पर डाल दिया, यानी बस किसी न किसी का सर चाहिए कलम करने के लिए, और उन्होंने सदर को पूरी तरह आगाह नहीं किया। अब इस पूरी तस्वीर को जरा यूं देखिए। एक तरफ सदर ईरान पे दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने आपको बताया भी था। और दूसरी जानिब उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पास हमला करने के लिए मिसाइल ही नहीं बचे। अब व्हाइट हाउस और पेंटागन इस रिपोर्ट से फिलहाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह खबर एक चीज साबित करती है कि वो जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अमेरिका के मिसाइल खत्म हो रहे हैं, वो बात अफवाह नहीं थी, वो बात सच्ची थी। इतनी सच्ची कि उसने एक सुपर पावर के सदर को अपनी ही कैबिनेट के अंदर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आखिर में दोस्तों एक बहुत ही कमाल का तजिया जो कि मुझे दिल को छू गया था, इस पूरी तस्वीर को वो बेसिकली समराइज कर देगा और आपको हैरानी होगी कि ईरान चाह क्या रहा है। अमेरिकी तजियाकार है ब्रेट एरिक्सन। एरिक्सन बड़ा कमाल का तजिया करते हैं। वो कहते हैं कि ईरान इस 60 दिन की मोहलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको पता है ये भी 60 दिन का ही एक मुआहदा हुआ है जो अभी अभी हो रहा है ना। 60 दिन पे इसमें एक मोहलत है कि इस 60 दिनों के अंदर मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा। तो कहते हैं इस 60 दिन की मोहलत को ईरान कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। एरिक्सन कहते हैं कि इस अरसे में अपना ज्यादा से ज्यादा तेल ईरान बेच देगा। अब सुनिए क्या करेगा, और ये पहले भी हो चुका है। आपको पता है जून की डील के बाद ईरान ने सिर्फ 27 दिन में 80 मिलियन बैरल तेल बेच दिया था। अब एरिक्सन की असल बात सुनिए। वो कहते हैं कि जब ईरान अपना तेल अच्छी तरह से निकाल देगा, अच्छा खासा तेल बेच लेगा, अपना खजाना भर लेगा, तो उसके पास हुर्मुज को खुला रहने की कोई वजह नहीं बचेगी। अब जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के जो अभी मिड टर्म इलेक्शन आने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, वो बिल्कुल सर पर होंगे और उस वक्त ईरान के पास ट्रंप को दोबारा दबाने की बहुत सी वजूहात होंगी। यानी दोस्तों एरिक्सन ये कह रहा है कि
یہ جو سکون دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو، یہ صرف ایک عارضی سکون ہے، جنگ کا اصل خاتمہ نہیں ہوا، اور شاید یہی آج کی پوری کہانی کا سبق ہے کہ اس جنگ میں جو چیز اوپر سے جیت یا سکون دکھائی دے رہی ہے، اس کے نیچے ایک پوری چال ہے۔ ایک ملک جس کو کمزور سمجھا گیا، اس نے سمندر کی چابی اپنی جیب میں ڈال لی ہے۔ اب وہ اپنا تیل بیچے گا دوستو، اور تیل بیچنے کے بعد جب وہ اچھا خاصا پیسہ کما چکا ہوگا اور الیکشن قریب ہوں گے تو ٹرمپ کو ڈبونے کے لیے وہ دوبارہ ہرمز بند کر سکتا ہے، اور پھر ٹرمپ کی پوری سیاست، اس کا پورا جو کریئر ہے، اس کے سمیت اس کی کیبنٹ کا، وہ تباہ کر دے گا۔ اس پر آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج کو صرف فالو نہیں کرنا، سبسکرائب بھی کرنا ہے، تاکہ آپ اور میں لائیو بات کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔